झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के 11वीं कक्षा के द्वितीय सावधिक परीक्षा का जो मॉडल सेट सेकेंड, फर्स्ट सेट का वीडियो दे चुके हैं, सेकेंड के विभिन्न प्रश्न उत्तर का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखें। तो सबसे गहरा जो सागरीय गर्त है वो है मैरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। नेक्स्ट है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकतक झील जो है वो मणिपुर में है। ये अगर ये देखें उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत में जो 7 राज्य हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ त्रिपुरा है, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड। इन राज्यों में ये मणिपुर, इस मणिपुर में यहाँ पर ये लोकतक झील स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप में। ये बैरन द्वीप कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की चोटी जो है गुरु शिखर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर मैप में देखें हम, तो ये भारत के इस पोर्शन में यहाँ पे अरावली पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहाँ पे है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। स्टूडेंट सब ध्यान दें कि एग्जाम में फिगर बनाने का प्रयास करें। फिगर बनाने से मार्क्स की संभावना अधिक मार्क्स, फुल में फुल मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का रंग जो है, लाल रंग के क्या कारण है। तो उसका जो कारण है वो है लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो सह्याद्री कहा जाता है। ध्यान रखना है कि जो महान हिमालय है उसको हिमाद्री कहा जाता है, लेकिन पश्चिमी घाट में यहाँ पे सह्याद्री यूज किया जाता है महाराष्ट्र में। और केरल और तमिलनाडु में उसको नीलगिरी कहा जाता है पश्चिमी घाट को, और केरल में इसको कहा जाता है अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है 3 नंबर के लिए। अभी तक जो 7 नंबर तक क्वेश्चन था वो 1 नंबर के लिए था, जो कि एग्जाम में 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब नंबर 8 से जो क्वेश्चन शुरू हो गया ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन है, जलचक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में जल के चक्रीय प्रवाह को जलचक्र कहते हैं। जल एक चक्रीय रूप से जलमंडल से वायुमंडल में और पुनः वायुमंडल से स्थल मंडल में और अंततः स्थल मंडल से जलमंडल में चला जाता है। अब ये जलचक्र क्या है, तो धरातल पर उपलब्ध विभिन्न जल स्रोतों जैसे महासागर, सागर, झील, तालाब, नदी सबसे वाष्पीकरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। यहाँ पर संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादल का रूप ले लेता है, पुनः वर्षण के रूप में धरातल में पहुंच जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को जलचक्र कहा जाता है। मैप में देखें हम लोग, तो ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल, ये वायुमंडल है। अब क्या हुआ, जलमंडल से वाष्पीकरण द्वारा या फिर जीव जंतुओं से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये वाष्प बन के देख रहे हैं हवाएं ऊपर उठ रही है। आने के बाद यहाँ पे संघनन क्रिया के द्वारा ये बादल का निर्माण हो रहा है और फिर वर्षण के द्वारा ये जल की बूंदें जो है पुनः पृथ्वी पर, धरातल पर ये देख रहे हैं हम लोग पहुँच रही है। इस प्रकार से ये पूरा चक्र पूरा होता है, इसको कहते हैं हम लोग जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक रूप से अलग प्रतीत होता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महादेश का भाग होते हुए भी हिमालय पर्वत द्वारा प्राकृतिक रूप से अलग नजर आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश सम्मिलित है। कौन कौन है, भारत, ये पाकिस्तान, यहाँ नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, श्रीलंका और ये मालदीव। ये सभी देश जो है मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। ये हिमालय पर्वत जो है इसको एशिया से लगभग एक अलग कर देती है प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट है,
भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। तो भारत में होने वाली वर्षा मानसूनी वर्षा कहलाती है। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। 5 लिखा हुआ है, इसमें एग्जाम में कोई भी 3 आप लोग लिख सकते हैं। वर्षा का निश्चित अवधि हम लोग जानते हैं, मानसून जो है 15 जून से 15 सितंबर तक रहती है। मूसलाधार वर्षा, इसमें मूसलाधार वर्षा होती है, काफ़ी तेज वर्षा होती है। वर्षा का तट से आंतरिक भाग में घटती मात्रा, यानी कि जो वर्षा होती है मानसून की वो तट पे सबसे अधिक, और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट है वर्षा का असमान वितरण, यानी कि वर्षा सभी जगह एक समान नहीं होती है। और पर्वतीय वर्षा, यानी कि हिमालय पर्वत से या फिर पश्चिमी घाट से ये टकरा कर वर्षा लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। तो भारतीय नदियां में जल प्रदूषण एक विकट समस्या बन गई है। इसके कारण इन नदियों का जल पीने योग्य नहीं रह गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण जलीय जीव पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण देखें हम लोग, तो भारतीय जल के प्रदूषण के 3 जो कारण हैं वो यहाँ 4 लिखा हुआ है, कोई भी 3 एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि उद्योगों द्वारा जो फ्लोराइड, सल्फाइड, पारा ये सब निकलता है वो जल को प्रदूषित कर देता है। नगरीय प्रदूषण, यानी कि नगरों के वाहन के धुआं में जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, सल्फर नाइट्राइड, ये सब जो होते हैं ये सभी जो है जल को प्रदूषित करते हैं। कृषि के द्वारा देखें तो कृषि में जो रासायनिक उर्वरक ठीक है, कीटनाशक, रोगनाशक ये सब जो मिलते हैं वो भी जो है जल को प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक रूप से देखें तो ज्वालामुखी राख, धूल, वियोजित जैविक पदार्थ ये सब हमारा जल को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो तमिलनाडु भारत के दक्षिणवर्ती राज्य है। इसका तट जो तटीय प्रदेश है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करती है, बहुत कम करती है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, यहाँ पर वर्षा जो है जाड़े के मौसम में अर्थात शीत ऋतु में होता है। इसके कारण क्या हैं, तो इसके प्रमुख कारण 2 हैं। पहला है उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तर पूर्वी मानसून जिसको हम लोग मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, यह मानसून अक्टूबर नवंबर के समय वापस लौटने के दौरान बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा लाती है। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अक्टूबर नवंबर के समय बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दाब से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवात के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। हम लोग मैप से समझ लें तो उत्तर पूर्वी मानसून जब यहाँ से लौटती है इस तरह से, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, ये नमी प्राप्त कर लेती है, आर्द्रता प्राप्त कर लेती है। इस कारण से यहाँ पे आके वर्षा करती है। उसके साथ साथ जो चक्रवात उत्पन्न होता है यहाँ पे इस चक्रवात के कारण भी यहाँ पे बारिश होती है। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं तमिलनाडु में वर्षा के लिए। नेक्स्ट है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत के केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। इस स्थिति के कारण ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। इस महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को निम्न लाभ प्राप्त हुआ है। क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है, तो सामरिक सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न संसाधनों का उपयोग, समुद्री मछली उत्पादन, जल परिवहन द्वारा देशीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूर्वी तटीय बंदरगाह से पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई इत्यादि से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, पश्चिमी तटीय बंदरगाह से जैसे कांडला, मुंबई इत्यादि से खाड़ी देशों, अफ्रीका के साथ व्यापार, और स्वेज नहर के खुल जाने से यूरोपीय देशों के साथ व्यापार। और वो देख सकते हैं कि ये हिंद महासागर है और यहाँ पे भारत स्थित है, यानी कि भारत लगभग सेंटर पे है। इसी कारण से सामरिक, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऊपर तैरने, ऊपर हिमालय पर्वतमाला सुरक्षा दिए हुए है और नीचे समुद्र है, तो विदेशी आक्रमण से हमारे सुरक्षा ये प्राचीन काल से करते आ रहा है। इसके अलावा इधर पूर्वी तट में जो समुद्री मार्ग से व्यापार और इधर पश्चिमी तट से भी पश्चिमी देशों में समुद्री मार्ग के साथ व्यापार संभव है। यहाँ पे ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच ये स्वेज नहर बन गया, तो यहाँ से यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार इसका आसान हो गया। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे प्रमुख नदी नर्मदा ताप्ती नदी है।
यहाँ के नदियाँ डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख जिसको कि एस्चुरी बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं बनने के प्रमुख कारण निम्न हैं। क्या क्या प्रमुख कारण है? तो पश्चिमी तट पर्वतीय कगार है, ये जो पश्चिमी तट है ये पर्वतीय कगार है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें कठोर, यहाँ की जो पठारी चट्टान है ये चट्टानें भी कठोर है, जिसके कारण नदियाँ अपर्दन नहीं कर पाती है, मलबा ही नहीं लाती है तो डेल्टा नहीं बन पाता है ठीक से। नेक्स्ट है, यहाँ की नदियाँ लगभग आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, यानी कि अपर्दन भी ठीक से नहीं कर पाती है। और लास्ट है, तटीय क्षेत्र में आने वाले ज्वार मलबे को बहा ले जाती है। जो भी मलबा थोड़ा बहुत आता है तो ये नदी क्या करती है, ज्वार आके इस मलबे को बहा ले जाती है, इसलिए ये ज्वार नदमुख बन जाता है। नेक्स्ट है, मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या के निपटने के उपाय बताएं। तो मिट्टी का कटाव जो है वो मृदा अपर्दन कहलाता है, अर्थात मिट्टी के ऊपरी परत का हटना या मिट्टी के उर्वरा शक्ति में कमी होना मृदा अपर्दन कहते हैं। वर्तमान समय में मिट्टी के ऊपरी परत में कटाव के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसका कुप्रभाव कृषि उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण असंतुलन पर भी पड़ता है। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया अगर देखें, अपर्दन होता कैसे है, तो सबसे पहले मृदा के जो कण होते हैं वो ढीला हो जाते हैं, जिसको विघटन कहते हैं। इसके बाद ये जो कण जब विघटित हो जाते हैं तो ये कण दूर हटने लगते हैं, जिसको परिवहन कहते हैं, और फिर कहीं जाके निक्षेपण हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपर्दन की प्रक्रिया पूरी होती है। अपर्दन का मापन, अब अपर्दन को मापन कैसे किया जाता है, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मृदा अपर्दन में मृदा कटाव एवं कार्बनिक सामग्री की कमी को मापने के लिए वर्तमान समय में गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये नई तकनीक डेवलप हुआ है जो वर्तमान समय में मृदा अपर्दन की माप किया जाता है। मृदा अपर्दन के कारण, तो मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण निम्न हैं: पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई, दावानल, जल द्वारा अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन, फसल चक्र का गलत चुनाव, समुचित जुताई नहीं करना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग और स्थानांतरित कृषि, ये सब कारण हैं मृदा अपर्दन के। नेक्स्ट है मृदा अपर्दन रोकने के उपाय। तो मृदा अपर्दन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय को करना अति आवश्यक है। क्या है, तो पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती, वृक्षारोपण, अतिचारण से बचाव, समोचित जुताई, 15 से 20% ढाल प्रवणता वाले भूमि उपयोग नहीं करना, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, मरुस्थलीय प्रदेशों में वृक्ष की रक्षा मेखला बनाकर, कृषि अनुत्पादक भूमि पर चारागाह के निर्माण करके, भूमि उपयोग के समन्वित योजना बनाकर, मिश्रित कृषि एवं बहु फसलों कृषि को बढ़ावा देकर, भारत सरकार के केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की सलाह मानकर, आम नागरिकों को जागरूक बनाकर और समय समय पर मिट्टी की जांच कराकर, इन सब पॉइंट का उपयोग करके हम लोग जो है मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। तो मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। यह यहाँ की अर्थव्यवस्था एवं मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 48% जनसंख्या रोजगार एवं आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। महात्मा गांधी ने कृषि को भारत की आत्मा कहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने के अनुसार कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रीय आय समिति एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 17% है, जो भारतीय कृषि के पिछड़ापन का सूचक है। यानी कि भारतीय कृषि पर आश्रित ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज जो है वो यह आय का नहीं दे पाता है, मात्र 17% है या 18% के लगभग पहुँचता है। भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, इस कथन को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, तो पहला है कृषि के लिए मानसून पर निर्भरता, यानी जो कृषि है कार्य उसके लिए हमको मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग सिंचाई की व्यवस्था उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, जिससे कारण अगर जिस दिन मानसून खराब रहता है तो फसल उत्पादन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक उर्वरकता में कमी। ठीक है, प्राकृतिक उर्वरकता में कमी जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही हम लोग उर्वरक भूमि को बना पाते हैं। ठीक है, नेचुरल रूप से
जो उसको कृत्रिम उर्वरकता है वो नहीं हो पाता है। ये प्राकृतिक उर्वरकता जो है मानसून के द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादकता में कमी। जिस दिन मानसून अगर अच्छा से नहीं हुआ तो कृषि का जो उत्पादन है वो घट जाता है। कर्ज का दुष्चक्र, यानी मानसून खराब हुआ, किसान कर्ज लेकर मानसून जो कृषि करते हैं, तो मानसून जहाँ खराब हुआ तो कृषि कार्य अच्छा नहीं हो पाता है, वो कर्ज के दुष्चक्र में किसान फंस जाते हैं। आय में कमी, यानी कि मानसून जब अच्छा नहीं हुआ तो क्या होता है कि आय में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में कमी, यानी कि कृषि आधारित जो उद्योग है, जैसे कपास उत्पादन नहीं हुआ तो कपास उद्योग में यानी कि सूती वस्त्र उद्योग में कमी हो जाती है, या गन्ना उत्पादन नहीं हुआ तो गन्ना जो है चीनी उद्योग में कमी हो जाती है। इस प्रकार से कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं वो भी मानसून पर प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है महंगाई में वृद्धि। हम लोग जान सकते हैं कि जब 48% जनसंख्या कृषि पर है और जहाँ मानसून कम हुआ तो स्वाभाविक है कि कृषि उत्पादन कम होता है तो महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जल स्रोतों का सूख जाना। जो भी जल स्रोत है हमारा, नदी, तालाब, झील, ये सभी सूखने लग जाती है। जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि मानसून पर जीवन निर्वाह कृषि, हम लोग जानते हैं कि भारत में जो कृषि होती है उसमें से बहुत अधिकतर प्रदेशों में कृषि जो होती है वो जीवन निर्वाह होती है, तो वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन की पुरानी तकनीक। पुरानी तकनीक के कारण भी क्या होता है कि मानसून अगर नहीं हुआ अच्छा तो कृषि कार्य अच्छा नहीं हो पाता है। प्रयास, भारत सरकार ने कृषि पर मानसून की निर्भरता कम करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, जिनमें प्रमुख प्रयास निम्न है। पहला, कृषि, यहाँ सिंचाई छूटा हुआ है, ठीक है। सिंचाई जो है कृषि क्षेत्र की जगह सिंचाई क्षेत्र कर देना। सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है, सिंचाई क्षेत्र में जो है वो वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी, यानी कि मानसून का जो पूर्वानुमान होता है उसकी जानकारी बहुत सटीक दी जाती है, जिससे किसान पहले ही अलर्ट हो जाए कि किस प्रकार से कृषि करनी है। नेक्स्ट है सेटेलाइट का इस्तेमाल, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के लिए, मानसून के लिए जानने के लिए अच्छी तरह से सेटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसान कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ से भी किसानों को सही जानकारी दी जाती है कि मानसून की वर्षा कब होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगी वो। कृषि शोध संस्थान की स्थापना, यानी कृषि में शोध भी किया जा रहा है कि किस प्रकार के हम बीज का उपयोग करें कि अगर मानसून खराब भी रहे तो भी अच्छी से जो है कृषि कार्य हो सके। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी भारतीय कृषक अपने कृषि कार्य के लिए अभी भी मानसून पर निर्भर है। इसलिए यह कथन स्पष्ट होता है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। नेक्स्ट है भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उन्हें संक्षिप्त वर्णन करें। तो इस सेम क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका क्वेश्चन अलग कर दिया है, लेकिन लिखेंगे उसी तरीका से। भारत एशिया महादेश में स्थित है, जिसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की प्रमुख भूआकृति निम्न है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। उत्तरी उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और तटीय मैदान, द्वीप समूह, यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। ये हमारा उत्तर पूर्व पर्वतमाला है जिसको कि हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। ये उत्तर भारतीय मैदान है, ये भारतीय मरुस्थल, इधर तटीय मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार और ये द्वीप समूह है। इसमें से जो क्वेश्चन है वह है भारत के विशाल मैदान। तो हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार के बीच उत्तरी मैदान विस्तार है। इस मैदान का निर्माण गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से हुआ है। निक्षेपण शब्द हम लोग यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अभी। क्या प्रदन के बाद जो नदियाँ बिछा देती है वो निक्षेपण कहलाता है। इसका विस्तार 3200 किलोमीटर लंबे एवं 1500 से 300 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान को मिट्टियों की विशेषता एवं उच्चावच भिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, जलोढ़ मैदान और डेल्टाई प्रदेश। भाबर प्रदेश क्या है? तो शिवालिक से सटा हुआ भाग, जहाँ नदियों के निक्षेपण से जमा हुए छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े से निर्मित प्रदेश को भाबर प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में हिमालय के समांतर फैला हुआ है। इस प्रदेश में नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश में देखें तो भाबर प्रदेश के बाद तराई प्रदेश का विस्तार है। यह लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में है। इस प्रदेश में नदियाँ पुनः धरातल पर नजर आने लगती है। जलोढ़ प्रदेश देखें तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित प्रदेश को जलोढ़ प्रदेश कहा जाता है।
इस प्रदेश में को 2 वर्गों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। बांगर खादर के भी यहाँ पे डिटेल कर देंगे हम लोग, सेट 1 में बता चुके हैं, या फिर इस चैप्टर में भी हम बता चुके हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा पॉइंट इसमें बांगर खादर का भी लिख देना है। डेल्टा प्रदेश, तो नदी के सागर में मिलने से पहले अंतिम रूप से निक्षेपित प्रदेश को डेल्टा प्रदेश कहा जाता है। यह लगभग त्रिभुजाकार होता है, जिसका शीर्ष नदी की ओर और आधार जो है सागर की ओर होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको कि सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय अपातंत्र और प्रायद्वीपीय अपातंत्र में 5 अंतर लिखें। तो हिमालय अपातंत्र, जिसको कि उत्तर भारत की नदियाँ भी हिमालय अपातंत्र कहलाता है, तो इसका जो अंतर है वो देख लेते हैं हम लोग कि किन आधारों पर। तो उद्गम के आधार पर देखें हम लोग, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, जिसको हिमालय अपातंत्र कहते हैं, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रेणी से निकलती है। प्रवाह मौसम के आधार पर देखें तो सदावाहिनी अर्थात सालों भर प्रभावित होती है, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है मौसमी होती है अर्थात वर्षा ऋतु में प्रभावित होती है। जल प्राप्ति के स्रोत पर देखें तो इन नदियों का जल जो है हिम और वर्षा दोनों से प्राप्त होता है, और इन नदियों को केवल वर्षा से जल प्राप्त होता है। जलग्रहण क्षेत्र देखें तो बहुत बड़ा जो है अपवादरोनी होता है, और इसका जो है प्रायद्वीपीय का बहुत छोटी अपवादरोनी होती है। अवस्था देखें तो यह युवा अवस्था में है, ये प्रौढ़ावस्था में है। प्रमुख नदियाँ देखें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें है गोदावरी, महादेवी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सब नदियाँ हैं। यहाँ ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है हिमालय अपातंत्र, तो यहाँ पे उत्तर भारत की नदी जगह कर देंगे हम लोग हिमालय अपातंत्र। प्रायद्वीपीय अपातंत्र, तो यहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ लिखा हुआ ही है। एग्जाम में ध्यान देना है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से आंसर लिखेंगे। आंसर तो वही रहेगा, उत्तर भारत की नदियाँ के हैं या हिमालय पर अपातंत्र के हैं, बात तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। लास्ट क्वेश्चन है, मैप से आता है। ध्यान रखना है कि लास्ट जो क्वेश्चन होते हैं 5, उसमें से किसी 3 का आंसर देना है। तो आप लोग एग्जाम में मैप का आंसर जरूर दें, क्योंकि मैप का आंसर देने से इसमें 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें मिट्टी प्रदेश को दिया गया है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो मैप में हम लोग देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पे सब इंडेक्स दिया हुआ है, तो ये काली मिट्टी हो गया, ये हमारा जलोढ़ मिट्टी हो गया, ये रेतीली मिट्टी हो गया, जिसको कि यहाँ पे शुष्क मिट्टी कहा गया है। ये जो काला दिखाया गया वन मृदा, इसी वन मृदा को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। ये सब छोटा छोटा ब्लॉक जो बना हुआ है इधर, वो हो गया हमारा ये सब लेटराइट मिट्टी, और ये जो है डॉट डॉट मारा हुआ है ये है लाल एवं पीली मिट्टी, जो कि पॉइंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग लाल पीली मिट्टी भी समझ लें। एग्जाम में ध्यान रखना है कि एग्जाम में मिट्टी से जब दिया गया है तो एक क्वेश्चन 1 पॉइंट मिट्टी रहेगा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी और ये लेटराइट मिट्टी, जो कि कहीं कहीं छिटपुट पाया जाता है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप लोग मिट्टी के प्रदेश को एक अलग से मैप बना लें और उसको याद करने का प्रयास करें कौन सा मिट्टी कहाँ पे है। इस प्रकार से ये पूरा सेट जो है सेकंड कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे नोटबुक में उतार लें, जो क्वेश्चन रिपीट किया गया है उसको छोड़ दें और नया जो क्वेश्चन है उसको आप लोग लिखें। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है 2 क्वेश्चन को, तो ध्यान रखें उसको नहीं लिखना है, बाकी क्वेश्चन लिखें और याद करने का प्रयास करें। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है आप लोग की। धन्यवाद।